हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गोलू जीएस क्लासेस पर। आज आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का नोट्स बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जामों के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, और इस पूरे चैप्टर 1 के नोट्स में सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं है, बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, और यह ऑब्जेक्टिव भी आपका बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, जीव विज्ञान क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किया गया। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को ये पता होगा तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। एग्जाम में आप लोगों से पूछा हुआ था जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। 2025 में एग्जाम में पूछा हुआ है जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान को। ठीक, पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होता है, सजीव और निर्जीव। सजीव जैसे जंतु, मानव, पादप, सूक्ष्म जीव, और निर्जीव जैसे कुर्सी, घर, मोबाइल, निर्जीव होता है। ठीक, जनन कौन करता है? सजीव जनन करता है, जबकि निर्जीव जनन नहीं करता है, क्योंकि कुर्सी, मोबाइल का भी जनन करता है, निर्जीव होता है। ठीक, सजीव होता है जंतु, मानव, पादप, सूक्ष्म जीव, ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है। सजीवों के कौन कौन से लक्षण है, जिसमें वृद्धि होना, उपापचय, रिप्रोडक्शन। उपापचय मतलब कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय कहते हैं। जीवों में जनन की कुछ अपवाद है। कोई ऐसा जीव है जिसमें जनन नहीं करता है। एक खच्चर और नर मधुमक्खी, दो ऐसे जीव है जिसमें जनन नहीं करता है। ये खच्चर खच्चर तथा नर मधुमक्खी जनन नहीं करता है। जहाँ में पूछेगा इनमें से कौन जनन नहीं करता है, तो खच्चर तथा नर मधुमक्खी। ठीक, ये जान लीजिए खच्चर किससे प्राप्त होता है? घोड़ा तथा गधा के रिप्रोडक्शन से प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान एक नए जीवों को उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव जनन क्यों करते हैं? तो प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, और वह अपनी मृत्यु से पूर्व अपने समान दूसरा जीव उत्पन्न करता है, जिससे उसकी प्रजाति का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, इसलिए वह जनन करता है। प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, प्रत्येक जीव का एक निश्चित समय होता है। वह अपनी मृत्यु से पहले अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहा, इसलिए जनन करता है। ठीक, ऐसा करते हुए समझ में आया होगा। जीवन काल क्या होता है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, ऐसी मृत्यु नहीं है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु होती घटना, वैसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। एक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जैसे एक कोशिकीय जीव। इन जीवों को अमर प्राणी भी कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव को अमर प्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव वृद्धि के साथ साथ विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देती है। एक कोशिकीय जीव जनन नहीं करता है। कोशिकीय जैसे अमीबा तथा जीवाणु। अमीबा रिप्रोडक्शन नहीं करता है, जीवाणु रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जनन को दो श्रेणी भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव, जितने जीव होता है, जैसे में पेड़ पौधा,
फिर मानव, ये सब को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जनन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। ठीक, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, आगे आपको वीडियो में अच्छी लगेगी, क्योंकि ये प्रश्न है जो किताब का है। ठीक, देख लीजिए, आपको आगे आप लोगों को बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा। जीवों में जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी जीवों का उनका निश्चित होता है, वह अपनी मृत्यु से पहले अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, जिससे उसकी प्रजाति का अस्तित्व बनी रहती है। तो बता दिया गया। ठीक, क्या कारण है, यहाँ पे देखिए, क्या कारण है कि एक कोशिकीय जीव को अमर कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव को अमर क्यों कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव को बता देते, अमीबा और जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है, इसको अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक कोशिकीय जीव को अमर इसलिए माना जाता है क्योंकि एक कोशिकीय जीव वृद्धि के साथ साथ विभाजित होकर नए जीवों को उत्पन्न करती है, जैसे अमीबा तथा जीवाणु। ठीक, चलिए इसके बारे में बता दें। अमीबा और जीवाणु को भागों में, अमीबा और जीवाणु क्या होता है, इसके भागों में विभाजित किया गया है, अलग अलग उदाहरण के साथ बताया गया है। विखंडन तथा मुकुलन आदि में जनन एक कोशिकीय जीव द्वारा होता है। विखंडन तथा मुकुल आदि में जनन एक कोशिकीय जीव द्वारा होता है। ठीक, विखंडन तथा मुकुल आदि में जनन एक कोशिकीय जीव द्वारा होता है। ठीक, डीपीपी यहाँ पे दिया हुआ है, डीपीपी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, यदि नहीं सोल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, यदि नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे बताया हूँ इसके पहले जीव जनन क्यों करते हैं, इसके आंसर बता दिए हैं। वृद्धि किसका लक्षण है, वृद्धि किसका लक्षण है, वृद्धि किसका लक्षण है, जून अवधि क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, किन जीवों को अमर का माना जाता है, तो एक किसके जीव को अमर माना जाता है, जैसे में अमीबा और जीवाणु। ठीक, सूक्ष्म जीव। ठीक, जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कौवा, तोता और मानव। जीवन काल यहाँ पे बता देते हैं, जीवन काल क्या होता है। जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण में कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है और तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। जब दोनों का आकार एक समान है, जब इसी प्रकार आम के वृक्ष का जीवन काल लगभग 200 वर्ष होता है और पीपल का जीवन काल 1000 वर्ष से अधिक होता है, जबकि दोनों का आकार समान होता है। देखो, कौवा भी आकार में समान है, लेकिन इसका जीवन काल 15 वर्ष होता है। ठीक, और तोता भी आकार में समान है, इसका जीवन काल 140 वर्ष होता है। ठीक, इसलिए जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के काल को जीवन काल कहते हैं, और जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, कौवा का जीवन काल, तोता का जीवन काल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अलैंगिक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलैंगिक जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, अर्थात अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में टॉपिक का है। ठीक, क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है। ठीक, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक, इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव भी है, क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक, अलैंगिक जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, अर्थात अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, एक जनक। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन है? ठीक, दे देगा आप लोगों को मानव दे देगा। ठीक, फर्स्ट में मानव दे देगा, या पेड़ पौधा के दे देगा, सूक्ष्म जीव दे देगा। तो आपको क्या बताइएगा? सूक्ष्म जीव बताइएगा। ठीक, लैंगिक जनन में युग्मक संलयन नहीं होता है, अर्थात लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। गेमेट का निर्माण नहीं होता है, ज़ाइगोट का निर्माण नहीं होता है, ज़ाइगोट का गेमेट का निर्माण नहीं होता है, युग्मक संलयन नहीं होता है। ठीक, अलैंगिक रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतति आकार व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, जिन्हें एकल पुंजक या क्लोन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा, अलैंगिक उत्पन्न संतति का आकार जनक के समान जिन्हें क्लोन कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या कहलाता है? तो क्या का बताइएगा? क्लोन या एकल पुंजक। ऐसे भी टॉपिक पे पूछ सकता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति का आकार व जनक के समान होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? एकल पुंजक कहते हैं। यदि आपको
ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ सकता है, तो एकल पुंजक यदि आंसर होगा तो इसमें एकल पुंजक ही लगाइएगा, ठीक। अलैंगिक जनन से तीव्र गति से होता है, अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है। अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी या कोशिकीय जीव में पाया जाता है। अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी या कोशिकीय जीव में पाया जाता है। उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कायिक जनन, इसके बारे में एग्जाम में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पूछता है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के टाइप्स कितने प्रकार के होता है। अलैंगिक जनन पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन को एक प्रमुख जनन की प्रक्रिया है तथा अलग अलग जीवों में यह अलैंगिक जनन अलग अलग विधियों से होता है। अलैंगिक जनन की विधियां निम्न है। एक होता है विखंडन, मुकुलन, जन्मजनन, पुनर्भवन, कायिक प्रवर्धन। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट कायिक प्रवर्धन है, विखंडन और मुकुलन है, ठीक। इसके बारे में चर्चा करते हैं, चलिए। यहाँ पर डीपीपी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ डीपीपी दिया गया जून का आकार पर निर्भर नहीं करता है, हाँ या नहीं। लैंगिक में कितने जनक भाग लेते हैं, लैंगिक में कितने जनक भाग लेते हैं, आप लोग पता ही होगा, 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, नर तथा मादा। एक कोशिकीय जीव में प्राय किस प्रकार का जनक होता है, तो बताया हुआ है कोशिकीय जीव में क्या किस प्रकार का जनक होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। युग्मक संलयन किस जनन में होता है, किस जनन में नहीं होता है, युग्मक संलयन किस जनन में नहीं होता है, ठीक। इसके बताया हुआ है कि अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन नहीं होता है। मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, कमेंट में बताइएगा इसको, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक या अलैंगिक। विखंडन, विखंडन क्या होता है, विखंडन, विखंडन क्या होता है। इस विधि में जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देती है। विखंडन में यानी इस विधि में जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देती है, वह विखंडन कहलाता है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक होता है त्रिखंडन, एक होता है बहुखंडन, ठीक। त्रिखंडन क्या होता है, जब एक जनक कोशिका अपने आप को 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है तो वह त्रिखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, लोगों से एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन त्रिखंडन है, मिलेगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु त्रिखंडन होता है, आप लोगों को पता है, ठीक। यदि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु में से इनमें से कोई भी टॉपिक यदि ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो उसको कलर कर लीजिएगा, ठीक। विखंडन क्या होता है, जब एक जनक कोशिका अपने शरीर को 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है, एक जनक, ठीक, 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है। विखंडन मतलब एक जनक कोशिका अपने आप को 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है, ठीक, वो विखंडन कहलाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु। अनुकूल परिस्थितियों में जनन विखंडन द्वारा होता है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, अनुकूल परिस्थितियों में जनन किसके द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा। अनुकूल परिस्थिति, जैसे अनुकूल परिस्थिति में संतान की आकृति जनक के समान होती है। जैसे अमीबा जैसे जीव अनुकूल परिस्थिति में अपने शरीर को 2 खंडों में विभाजित करता है, अमीबा। इसमें से पूछेगा ऐसे एग्जाम में, इनमें कौन सा जीव अनुकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को विभाजित करता है, तो क्या बताइएगा, अमीबा। अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अमीबा स्थिर जल में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, स्थिर जल में पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने अंदर त्रिस्तरीय कोश बनाता है जिसका नाम पिट्टी है। ऐसा पूछेगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने अंदर त्रिस्तरीय कोश बनाता है जिसका नाम पुट्टी है, जिसका नाम क्या है, तो पुट्टी है। अनुकूल परिस्थिति में अमीबा अपने अंदर कौन सा कोश बनाता है, इसे एग्जाम पूछेगा तो दे देगा ऑप्शन में त्रिस्तरीय मानना, ठीक। पुट्टी बनने की प्रक्रिया पुट्टी भवन कहलाता है। यहाँ पे अमीबा है, ठीक, यहाँ
यहाँ पुट्टी बनता है, ठीक। अमीबा पुट्टी के अंदर अपनी कोशिका को कई भागों में विभाजित कर लेता है, बाद में अपनी पुट्टी को तोड़ देता है जिससे अमीबा बन जाता है, ठीक। बहुखंडन क्या होता है? बहुखंडन जब एक जनक कोशिका अपने आप को 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेता है तो वह बहुखंडन कहलाता है। प्लाज्मोडियम स्पाइरोगैरा, ठीक। प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुखंडन होता है। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है बहुखंडन किस परिस्थिति में होता है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। या ऐसा पूछेगा प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा खंडन होता है, त्रिखंडन होता है, बहुखंडन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, तो आप लोग क्या लगेगा? बहुखंडन होता है, ठीक। ऐसा पूछेगा एग्जाम में आप लोगों को कि इनमें से कौन बहुखंडन हो, इनमें से किसमें बहुखंडन होता है, इनमें से कौन बहुखंडन है, तो प्लाज्मोडियम स्पाइरोगैरा, ठीक। त्रिखंडन में क्या होता है? जब एक जनक कोशिका अपने शरीर को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है त्रिखंडन में, जबकि बहुखंडन में 2 से अधिक भागों में विभाजित करता है। लेकिन त्रिखंडन में 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जबकि बहुखंडन में बहुखंड मतलब अधिक, बहुखंड में अधिक भागों में विभाजित करता है, 2 से अधिक। आप त्रिखंडन में 2 भागों में विभाजित करता है अमीबा परिमिशन में, जबकि बहुखंडन में 2 से अधिक। बहुखंडन में क्या होता है? प्लाज्मोडियम और स्पाइरोगैरा, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जुड़ने की घटना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। नर युग्मक कौन होता है? नर युग्मक पुरुष होता है। मादा युग्मक कौन होता है? मादा युग्मक स्त्री होता है। इस प्रक्रिया में दोनों युग्मकों के केंद्रक जुड़ते हैं। इनमें केंद्रक जुड़ते हैं। केंद्रक गुणसूत्र होता है। केंद्र क्या होता है? गुणसूत्र होता है। 23 गुणसूत्र नर और 23 गुणसूत्र मादा से जुड़कर 46 होता है, ठीक। निषेचन के बाद एक त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। त्रिगुणित 23 गुने 2 46, इन 23 नर से 23 मादा से जुड़ता है तो 23 46 होता है। त्रिगुणित कोशिका बनता है जिसे युग्मनज कहते हैं, ठीक। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, आगे तो इसमें लिखा हुआ है लेकिन बता देता हूँ अभी। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे पूछेगा नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताइएगा? 23 होती है। और मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। ऐसे पूछेगा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताइएगा? 23 बताइएगा। अब पूछेगा शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, शरीर में तो 46 होता है, ठीक। शरीर में पूछेगा तो 46। कोशिका में कोशिका में पूछेगा गुणसूत्र की संख्या तो 46, लेकिन युग्मक का नाम जहां आएगा तो वहां 23 ही मारिएगा, ठीक। युग्मक में 23, युग्मक में गुणसूत्र युग्मक में 23, लेकिन कोशिका कायिक कोशिका में 46, 46 शरीर में 46। लेकिन युग्मक का बाद यदि क्वेश्चन में लिखा होगा तो 23 गुणसूत्र ही रंगिएगा, 23 गुणसूत्र ही रंगिएगा, ठीक। युग्मक का बात आए तो 23 गुणसूत्र ही, लेकिन यदि कोशिका का बात आए, यदि युग्मक का बात न रहे क्वेश्चंस में, तब 46 मारिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक। आप लोग अधिक यूट्यूब वाला बता देगा युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 46, लेकिन युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, जबकि शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। क्योंकि युग्मक में 23 तो मिलता है, इसलिए युग्मक में पूछेगा नर युग्मक या मादा युग्मक या सिर्फ युग्मक में दे देगा तो 23 ही मारिएगा, लेकिन शरीर में या कोशिका में पूछेगा तो 46 मारिएगा, ठीक। कंफ्यूजन को दूर करके हटाइएगा, क्योंकि ये बहुत बच्चा गलती कर लेता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन पुष्प या बीज को छोड़कर पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती से नए पादप का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है।
कायिक प्रवर्धन कृत्रिम अथवा प्राकृतिक हो सकता है। कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से भी किया जाता है और प्राकृतिक भी होता है। ठीक, प्राकृतिक के बारे में चर्चा करूंगा, कृत्रिम के बारे में चर्चा करूंगा, कृत्रिम के बारे में भी चर्चा करूंगा। आगे आगे इस टॉपिक है कृत्रिम के बारे में, कायिक प्रवर्धन के, प्राकृतिक के बारे में अभी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक, कायिक प्रवर्धन टॉपिक ऐसे पूछ सकता है, पुष्प या बीज के सूखा पौधे के भाग जैसे जड़ पत्तियों से नए पौधे को अपना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, एग्जाम में आप लोगों के ऐसे पूछेगा, पुष्प या बीज को छोड़कर पौधे की किस भाग से नए पदप बनता है? तो जड़, तना और पत्तियों से नए पदप बनता है तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है, जो नई संतति का निर्माण करता है। कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है, जो संतति का निर्माण करता है, नई संतति का निर्माण करता है। यहाँ से सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। इसको तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस एग्जाम में भर से क्वेश्चन आता है। ठीक, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब टॉपिक जो शुरू होने वाला है, कायिक प्रवर्धन के प्रकार के टॉपिक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा टॉपिक अभी जो शुरू कर रहा हूँ अभी से, तो पादप के जिस भाग से कायिक प्रवर्धन होता है वह कायिक प्रवर्धक वहाँ अपस्थानिक कलिका उपस्थित होता है। आलू की आँख को अपस्थानिक कलिका कहते हैं। कायिक प्रवर्धन जड़, तना तथा पत्तियों में होता है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन किस में होता है? जड़, तना तथा पत्तियों से होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पौधे में तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार से होता है, वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। जबकि हम सबको अर्धवायवीय के बारे में पढ़ना है, अर्धवायवीय के बारे में और भूमिगत के बारे में पढ़ना है। ठीक, भूमिगत तना क्या होता है? यह जमीन के अंदर पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर इन्हें कई भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन हम सबको 3 भागों में इसमें पढ़ना है, प्रकंद, राइजोम, कंद और ट्यूबर। प्रकंद, कंद, बल्ब। ठीक, प्रकंद क्या होता है, राइजोम क्या होता है? यह भूमिगत तने पार्श्व रूप से जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इनमें उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करता है, जैसे हल्दी, अदरक, बांस, केला। इसको जरूर याद कीजिएगा दोस्तों क्योंकि आप लोग एग्जाम में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, इनमें से कौन भूमिगत तना है? इनमें से कौन भूमिगत तना है? या ऐसे पूछ सकते हैं, इनमें से कौन राइजोम है? इनमें से कौन प्रकंद है, प्रकंद तना है? क्या बताइएगा? हल्दी, अदरक, बांस, केला। अगर ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो इसमें आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा इसमें तो बता रहा हूँ, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक, कंद क्या होता है? ट्यूबर क्या होता है? आलू में उपस्थित तने के फूले भाग से कंद बनते हैं, जिसमें उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं होती है जिन्हें आँख कहते हैं। वह नए पादपों का निर्माण करता है। सल्पकंद, बल्ब क्या होता है? जैसे में आलू, कंद तो आलू होता है, कंद क्या होता है? आलू होता है। इनमें से कौन कंद तना है? इनमें से कौन ट्यूबर है? तो क्या बताइएगा? आलू, 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 आलू। ऑप्शन दे देगा आलू, तो आलू। सल्पकंद, बल्ब। लहसुन तथा प्याज के भूमिगत तने के चारों तरफ मांसल पत्तियां पाया जाता है। इस पूरी संरचना को बल्ब कहा जाता है, जो नए पादप का निर्माण करता है। सल्पकंद, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सल्पकंद का उदाहरण है? सल्पकंद तना है तो लहसुन तथा प्याज। इनमें से कौन इनमें से कौन पत्तियां, इनमें से कौन से तना के चारों तरफ मांसल पत्तियां होता है? तो लहसुन तथा प्याज में। ठीक, घनकंद क्या होता है? तो घनकंद अरबी के भूमिगत तने को कहा जाता है। ठीक,
अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना यह सतह से लगे हुए तने होते हैं, ये भूमिगत तना नहीं होता। अर्धवायवीय तना निम्न प्रकार का होता है: ऊपरी भूस्तरीय, रनर, भूस्तरीय स्टोलन, भूस्तरीय का ऑफसेट, अंतःभूस्तरीय का चूसक। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये रनर, स्टोलन, ऑफसेट, चूसक, सोकर, ये सब इंग्लिश जरूर याद करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ज़्यादा पूछ रहा है। बिहार बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक, इसका भी इंग्लिश याद है। कंड, ट्यूबर, बल्ब। ट्यूबर किसमें होता है, ट्यूबर का उदाहरण कौन है, तो आलू हो जाएगा। सल्पकंद का उदाहरण कौन है, या बल्ब का उदाहरण कौन है, तो लहसुन तथा प्याज। राइजोम का उदाहरण कौन है, तो हल्दी, अदरक, बांस, केला। प्रकंद, राइजोम पर कहते हैं प्रकंद को इंग्लिश में। ठीक, ऊपरी भूस्तरीय क्या होता है? ऊपरी भूस्तरीय यह सतह पर रेंगते हुए तने होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर जड़ तथा पत्तियों का निर्माण करता है, जैसे दूब तथा घास। इनमें से पूछेगा, इनमें से कौन ऊपरी भूस्तरीय तना है? इनमें से कौन रन्नर तना है? या पूछेगा दूब घास कौन सा तना है, तो दूब घास रन्नर ऊपरी भूस्तरीय तना है। ठीक, इसका इंग्लिश जरूर याद करिएगा दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा पूछ लेता है। इसका उदाहरण ज्यादा अधिक पूछता है। भूस्तरीय क्या होता है? पादप के सबसे निचले भाग से तने से जुड़ा एक शाखा निकलकर धनुषाकार आकृति की होती है, भूमि पर स्पर्श करती हुई, तथा जिस स्थान पर वह भूमि को स्पर्श करती है वहां जड़ और नए पादप का निर्माण करता है, जैसे स्ट्रॉबेरी। इनमें से पूछेगा कौन भूस्तरीय तना है? इनमें से कौन स्टोलेन है, तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। ठीक, भूस्तरीय का ऑफसेट जलकुंभी या आइकॉर्निया। जलकुंभी को आइकॉर्निया भी कहते हैं। हायसिंथ पौधे जलीय पौधे के तने जल की सतह पर पार्श्व गति करते हुए नए पादपों का निर्माण करता है, और तने को भूस्तरिका कहते हैं। यह बहुत तीव्र गति से कायिक प्रजनन करके कुछ ही समय में अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेता है। इसमें कायिक प्रजनन भी बहुत तीव्र गति से होता है। जलकुंभी, इनमें कायिक प्रजनन बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, इनमें से पूछेगा कौन ऑफसेट का उदाहरण है? इनमें से कौन ऑफसेट है, तो क्या बताएगा? जलकुंभी। आइकॉर्निया ऑफसेट का उदाहरण है। जलकुंभी जलाशयों में पानी की ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती है, इसलिए इसे बंगाल का आतंकी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। इनमें से कौन टेरर ऑफ बंगाल का उदाहरण है? क्या बताइएगा? जलकुंभी या आइकॉर्निया। जलकुंभी को आइकॉर्निया भी कहते हैं। ठीक, अंतःभूस्तरीय चूसक। इस संरचना में जड़ के समीप उपस्थित तने भूमिगत होकर एक नए पादपों का निर्माण करता है, जैसे पुदीना। इनमें से कौन अंतःभूस्तरीय है, तो क्या बताइएगा? पुदीना। इनमें से कौन चूसक का उदाहरण है? पुदीना किसका उदाहरण है? पुदीना किसका उदाहरण है? चूसक का उदाहरण है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। डीपीपी सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, डीपीपी सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। समाप्ति कर देता हूँ। ठीक, ये भी डीपीपी है, ये भी सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों। डीपीपी 4 ये भी डीपीपी सोल्व कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 वो है। ठीक, इसका सोल्व जरूर करिएगा। शरीर को बनाने वाली कोशिका, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट, शरीर को बनाने वाली कोशिका काय कोशिका कहलाता है, तथा काय कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है। आप लोगों को बताया हूँ, काय कोशिका में गुणसूत्र 46 होता है, और जब युग्मक में पूछेगा तो 23 बताइएगा। ठीक, लेकिन काय कोशिका में पूछेगा या शरीर में पूछेगा तो 46 होता है। जड़ में कायिक प्रजनन, गाजर, मूली तथा शक्कर कंद आदि पादपों में कायिक प्रजनन जड़ द्वारा होता है। इनमें से पूछेगा कौन जड़ द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो क्या बताइए? गाजर, मूली, शक्कर कंद। ठीक, पत्तियों में कायिक प्रवर्धन, क्लांचू, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्म आदि में पत्तियों में उपस्थित कलिकाएं पाई जाती है, जो पादप का निर्माण करता है। पत्थर चट्टा किडनी में फंसी पतरी को गला देता है। पूछेगा पत्ती द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है, तो क्लांचू या पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म का। ठीक,
ए पथचट्टा ब्रायोफिल्म या आगेयों में या पत्तियां समूह में लगी होती है जिन्हें पत्रपालिका कहते हैं, बुलबुल कहते हैं। ठीक, पत्रपालिका या पत्तियों का समूह होता है जिसके द्वारा कायिक प्रजनन आगेयों में होता है। पत्रपालिका में कायिक प्रजनन किस में होता है? आगेयों में होता है। कायिक प्रजनन आगेयों में होता है। ठीक, पत्तियों में कायिक प्रजनन का उदाहरण क्या है? कलांचु और पथचट्टा। ठीक, लैंगिक जनन का वर्णन करें। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेता है, नर तथा मादा। ठीक, लैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की कोशिका की आवश्यकता होती है जिन्हें युग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या से अधिक होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक। ये नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं करेगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेता है, नर तथा मादा, नर और मादा। ठीक, लैंगिक जनन में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का स्थानांतरण होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता देखने को मिलता है या उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्राय उच्च श्रेणी की जंतु में पाया जाता है। पूछेगा कौन उच्च श्रेणी की जंतु में पाया जाना है तो क्या बताइएगा? लैंगिक। ठीक, सभी जीवों को लैंगिक जनन से पूर्व वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ता है, तभी वो लैंगिक जनन करने में समर्थ हो पाता है। यानी लैंगिक जनन करने से पहले वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ता है। 18 वर्ष तभी लैंगिक जनन करने में समर्थ हो पाता है। लैंगिक जनन विशेष अवस्था में पहुंचने पर ही होता है। जंतु में वृद्धि की इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। मतलब जंतु में क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहते हैं। मानव किशोरावस्था कहलाता है। 11 से 15 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था होता है और मानव में युग्मक बनने की प्रक्रिया 11 से 15 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। पादप में यह अपस्थानिक प्रावस्था कहलाता है। पादप में यह अवस्था कायिक प्रवर्तक प्रावस्था कहलाता है। मतलब मानव में लैंगिक जनन करने की अवस्था किशोरावस्था कहलाता है और पादप में यह अवस्था कायिक प्रावस्था कहलाता है। ठीक, मानव में युवा बनने की प्रक्रिया 11 से 15 वर्ष में शुरू हो जाता है। ठीक, लैंगिक जनन करने में समर्थ हो पाता है किशोरावस्था में। ठीक, या में पूछेगा सब व्यक्ति में लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताइए तो लैंगिक जनन के बारे में बता चुका, लैंगिक जनन के बारे में बता चुका। ठीक, और कायिक प्रजनन के बारे में टॉपिक कायिक प्रजनन ये सभी देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव भर के क्वेश्चन पूछता है। कायिक प्रजनन में भर के ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक, यहाँ से कायिक प्रजनन तन्ने के द्वारा कायिक प्रजनन, भूमिगत अर्धवायवीय तन्ना, भूमिगत तन्ना कौन कौन होता है? प्रकंद और प्रकंद का उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक, कंद का उदाहरण देख लीजिएगा, सल्पकंद का उदाहरण देख लीजिएगा। सल्पकंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। इसको इंग्लिश से भी याद कर लीजिएगा। अर्धवायवीय तन्ना के रन्ना स्टोलिन वेबसाइट जो सब इसको सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी इसके दोनों याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में से फटाफट से क्वेश्चन पूछता है। पीवाईक्यू उठाकर देखिएगा ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, पीवाईक्यू भी बताने वाला हूँ। ठीक, ये नोट समाप्त कर लूँगा ना, पीवाईक्यू बताऊँगा। ठीक, फिर शुरू करते हैं इसके आगे टॉपिक। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं निम्न है। इन्हें 3 अवस्था में विभाजित किया गया है: निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के बाद घटना। निषेचन पूर्व घटना, जब लैंगिक जनन करने से निषेचन पूर्व घटना होता है, इसमें निषेचन नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं करता है, उससे पहले क्या क्या घटना होता है? मतलब किशोरावस्था की निषेचन पूर्व घटना मतलब किशोरावस्था। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों को मिलने से पहले होने वाली घटनाएं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। यानी लैंगिक जनन करने से पहले जो घटनाएं होती है, यानी किशोरावस्था होता है, वो क्या कहलाता है? वह निषेचन पूर्व घटना कहलाता है। इस प्रकार इसमें युग्मक जनन होता है कि
निश्चन पूर्व घटना में क्या होता है, युग्मक जनन होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। चलिए पढ़ते हैं युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मक जनन यह प्रक्रिया किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है, जिसमें नर जनन अंग के अंदर नर युग्मक तथा मादा जनन अंग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, वह युग्मक जनन कहलाता है। ठीक, युग्मक जनन किसमें शुरू होता है, युग्मक जनन किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। नर जनन अंग के अंदर नर युग्मक और मादा जनन अंग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन मतलब निश्चन पूर्व घटना मतलब किशोरावस्था में जो घटनाएं होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, पुरुषों में नर युग्मक बनता है जो 23 होता है, और स्त्री में मादा युग्मक बनता है जो 23 होता है। ठीक, शरीर में 23 जोड़े यानी 23 जोड़े 46 गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन जनन प्रक्रिया में नर को 23 तथा मादा को 23 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। जानिए, बताया हूँ युग्मक में 23 गुणसूत्र पाया जाता है और शरीर में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 46 कैसे हो जाता है, क्योंकि नर युग्मक नर से 23 आता है और मादा से 23 आता है, तो कुल मिलकर 46 हो जाता है। तो शरीर में 46 पर हो जाता है, लेकिन युग्मक में 23 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक, पुष्पी पौधे में यह प्रक्रिया पुष्प के अंदर होता है, अर्थात पुष्प में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। शैवाल से क्लोमेडोनस में 3 प्रकार के युग्मक बनता है, सम युग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक। ठीक, DPP5 सोल्यूशन कर लीजिएगा दोस्तों। बायोफिल्म में काई प्रजनन किसके द्वारा होता है, शकरकंद में काई प्रजनन किसके द्वारा होता है, युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, लिंगजन में कितने चरण होते हैं, जनक किस चरण की घटना के अंतर्गत आता है, युग्मक का हस्तांतरण किस चरण के अंतर्गत आता है, तो निश्चन पूर्व घटना के अंतर्गत आता है। ठीक, नोट पॉइंट में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 होती है, आदि होती है। न तथा मादा युग्मक का जुड़ना क्या कहलाता है, निश्चन कहलाता है। युग्मक में गुणसूत्र पाया जाता है तो 23। ये आप लोगों को फंसा देता है, युग्मक में गुणसूत्र पाया जाता है, बता दिया हूँ। युग्मक जब भी पूछेगा तो 23 बताना, लेकिन युग्मक यदि नहीं रहे तो 46 गुणसूत्र बताना। ठीक, युग्मक का स्थानांतरण नर तथा मादा युग्मक का स्थानांतरण करता है। ठीक, निषेचन और निश्चन नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जुड़ना की घटना निश्चन कहलाता है। हालांकि अगले तीन चैप्टर में इसे पढ़ना है, निश्चन मानव में निश्चन कैसे होता है। ठीक, 3 चैप्टर में इसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। इस प्रक्रिया में दोनों युग्मकों के केंद्रक जो होते हैं 23 + 23 46, दोनों युग्मकों के केंद्रक होते हैं, मतलब 23 नर से आता है और 23 मादा से आता है। ठीक, निश्चन के निषेचन के बाद एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिन्हें युग्मनज कहते हैं। ठीक, द्विगुणित कोशिका बनता है जिन्हें युग्मनज कहते हैं। लैंगिक करने वाले जीवों में निषेचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और निषेचन क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इस बायोलॉजी के टॉपिक में अधिकांश क्वेश्चंस जो बन रहा है ना, हिंदी में तो पूछ ही रहा है, लेकिन उसका इंग्लिश टाइपिंग कर दे रहा है आंसर में, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज कर दे रहा है। इंग्लिश तो बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ नहीं पाता है। ठीक, इसलिए कंफ्यूज कर दे रहा है। इंग्लिश सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि इस एग्जाम में आप लोग ऐसे पार्थिनोजेनेसिस क्या है, अनिषेचन तो आप लोग पढ़े रहिएगा, लेकिन इंग्लिश में तो पता नहीं है पार्थिनोजेनेसिस, जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, उसको क्वेश्चन कहाँ से ला दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसका इंग्लिश जरूर देख लेना, क्योंकि इसका इंग्लिश भी साथ में देखे रहोगे तब जाके एग्जाम में बना पाओगे। लेकिन यदि नहीं देख रहे हो, एग्जाम को क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, लेकिन इंग्लिश यदि आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो क्या बनाइएगा, लोग ये आंसर कहाँ से पूछ दिया है तो पता ही नहीं।
चलिए शुरू करते हैं। अनिषेक जनन। और कुछ जीवों में मादा युग्मक बिना निषेचन के संतान उत्पन्न करता है, तो यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, क्योंकि इसमें एक जीव भाग लेता है। मधुमक्खी, टर्की चिड़िया, नर मधुमक्खी टर्की चिड़िया, टोटीफर्स, कुछ छिपकलियाँ। ऐसे पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में तो एक तरह से ऐसे पूछ सकता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, अनिषेक जनन क्या है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक, 2 नंबर में क्वेश्चन में। और 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है जैसे कौन पार्थिनोजेनेसिस है, तो क्या बतेगा, नर मधुमक्खी पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। कौन अनिषेक जनन है, पार्थिनोजेनेसिस नर मधुमक्खी, टर्की चिड़िया, कुछ छिपकलियाँ। ठीक, अनिषेक जनन है, अनिषेक जनन से उत्पन्न होता है। ठीक, बिना निषेचन के पौधे का निर्माण होना कायिक प्रजनन कहलाता है। बिना निषेचन के पौधा का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। ठीक, एग्जाम में ऐसे पूछेगा किस जीव में बिना निषेचन से संतान उत्पन्न होता है, तो क्या बताइएगा, नर मधुमक्खी, टर्की चिड़िया, रोटीफास, कुछ छिपकलियाँ। पार्थिनोजेनेसिस में संतान उत्पन्न होता है, जिसका नाम बताइए, नर मधुमक्खी, कुछ छिपकलियाँ। ठीक, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। बाह्य जनन और बाह्य प्रजनन और अंतर बाह्य प्रजनन नहीं, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। बाह्य निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बाह्य निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। यदि निषेचन क्रिया मनुष्य शरीर के बाहर हो तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। मेढक, मछली, ब्रायोफाइट, शैवाल आदि। इसमें मनुष्य शरीर के बाहर होना निषेचन क्या कहलाता है, तो क्या करिएगा, बाह्य निषेचन कहलाता है। और इसको इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देता है, बाह्य निषेचन नहीं देगा जल्दी। ठीक, बिहार बोर्ड ऐसा भी कर रहा है, क्वेश्चन ऐसा बना रहा है। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा दोस्तों। बाह्य निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है। बाह्य निषेचन के यदि निषेचन क्रिया हमारे शरीर के बाहर यानी हमारे शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है, तो क्या बताइएगा, मेढक, मछली, ब्रायोफाइट्स। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उदाहरण, मेढक, मछली, ब्रायोफाइट्स। बारिश के दिनों में मेढक इसलिए बोलता है क्योंकि मेढक को बारिश के दिनों में खुशी होता है प्रजनन करने के लिए, इसलिए पैक 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 बोलता है। ठीक, एग्जाम्पल, नर मेढक नर युग्मक को पानी में छोड़ता है। मेढक नर युग्मक को पानी में छोड़ता है, तब मादा युग्मक को पानी में छोड़ता है, जिससे नर युग्मक प्लस मादा युग्मक जुड़कर युग्मज का निर्माण कर देता है। लेकिन पानी में युग्मक का जुड़ना संभव भी हो सकता है और असंभव भी हो सकता है, क्योंकि पानी में युग्मक जल्दी जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। इसलिए यह स्थिर जल में युग्मक छोड़ता है। इसलिए मेढक प्रजनन करता है तो स्थिर जल में करता है, यदि बहते हुए जल में कभी प्रजनन नहीं करता है, क्योंकि यदि नर युग्मक छोड़ेगा अपने युग्मक को, क्योंकि यह शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है, शरीर के बाहर होता है। इसलिए निषेचन होने की संभावना बहुत कम होता है। इसलिए स्थिर जल में छोड़ता है, क्योंकि स्थिर जल में छोड़ेगा युग्मक को तभी जाकर तो जुड़ेगा जी। स्थिर जल में नहीं छोड़ेगा तो युग्मक इधर भाग जाएगा। ठीक, नर मेढक तथा मादा मेढक में बहुत अधिक मात्रा में युग्मक बनता है। बहुत अधिक मात्रा में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी शरीर के बाहर होने वाले निषेचन में अधिक मात्रा में युग्मक का निर्माण होता है। मेढक, मछली, ब्रायोफाइट्स, क्योंकि यह पानी में रहता है, अधिकांश पानी में नहीं रहता है, लेकिन अब तो मानव में भी निषेचन कराया जा रहा है, लैब में कराया जा रहा है, जो आपको आगे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, जो इसमें आप लोगों को पता चलेगा। ठीक, नर मादा मेढक बहुत अधिक मात्रा में युग्मक बनता है इसमें। ठीक, क्यों बनता है, क्योंकि पहाड़ी में निषेचन करना होता है इनको। ठीक, नर मेढक और मादा मेढक अधिक मात्रा में युग्मक बनता है। बाह्य निषेचन संयोग होता है, इसमें उत्पन्न होने वाले जीव पर शिकार का खतरा होता है, यानी
बाहर निस्सन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक संयोग होता है, क्योंकि इससे इससे उत्पन्न होने वाले जीवों को शिकार का खतरा होता है, बाहर होता है, इसमें शिकार का खतरा होता है, जबकि 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 इन विवो फर्टिलाइजेशन में अंतर निस्सन होता है, वो शरीर के अंदर होता है निस्सन, उसमें खतरा नहीं होता है, लेकिन बाह्य निस्सन में खतरा होता है, शिकार का खतरा होता है। ठीक, बाह्य निस्सन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, जैसे शैवाल मछली, जेली फिश, तारा मछली, स्टार फिश, इस प्रकार प्राणियों में युग्मक जल में जुड़ता है। बाह्य निस्सन करने वाले जीवों में निस्सन एक संयोग होता है, उत्पन्न होने जीव पर शिकार का खतरा होता है। ठीक, बाह्य निस्सन में नर व मादा दोनों के युग्मक अधिक मात्रा में बनता है। अंतर्निस्सन क्या होता है? बाह्य निस्सन के बारे में समझ लिए दोस्तों। अंतर्निस्सन, बाह्य निस्सन मेढक मछली, ब्रायोफाइट, इस सब में बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, मेढक मछली, ब्रायोफाइट्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। शरीर के बाहर होने वाले निस्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और शरीर के अंदर होने वाले अंतर्निस्सन मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जहाँ में ऐसे पूछेगा शरीर के बाहर होने वाले निस्सन क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे इंग्लिश जरूर याद कीजिएगा। इन विवो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होने वाले निस्सन क्या कहलाता है? इन विट्रो, और शरीर के अंदर इन विवो कहलाता है। ठीक, यदि निस्सन क्रिया मानव शरीर के अंदर हो तो वह अंतर्निस्सन कहलाता है। अंतर्निस्सन मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में ऐसे पूछेगा शरीर के बाहर होने वाले निस्सन क्या कहलाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और शरीर के अंदर होने वाले निस्सन क्या कहलाता है? तो इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में इन विवो फर्टिलाइजेशन जैसे मानव के गर्भाशय में होता है, पादप, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय आदि, इनमें निस्सन कहाँ होता है? इनमें निस्सन होता है शरीर के अंदर किसमें होता है? मानव में तो अंडवाहिनी में होता है निस्सन, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, आगे 3 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अंतर्निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या कम होता है, परंतु नर युग्मक की मात्रा अधिक होता है। यह बाह्य निस्सन की अपेक्षा ज्यादा सफल होता है। यानी जो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन सबसे अधिक सफल माना जाता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर होता है, जबकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। इसमें उत्पन्न होने वाला जीव होता है, उसमें शिकार का खतरा होता है, ये सफल नहीं हो पाता है जल्दी। लेकिन क्यों सफल नहीं होता है? क्योंकि मेढक का बच्चा जब रहेगा शरीर के बाहर तो इसको कोई भी खा जाता है, चल तो नहीं सकता जल्दी, इसको सब खा जाता है। लेकिन इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मानव में होता है, बिल्ली में होता है, ये शरीर के अंदर होता है, इसमें कोई खतरा नहीं होता है। ठीक, युग्मक के जुड़ने की प्रक्रिया निश्चय कराता है। कुछ पौधे में मादा युग्मक बिना निश्चय के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया निषेक जन्म कहलाता है। यानी कुछ ऐसे जीव होता है जिसमें बिना निश्चय से ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे में नर मधुमक्खी और टर्की चिड़िया और कुछ छिपकलियाँ। ठीक, अनिषेक जन्म कहलाता है। अनिषेक जन्म को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। डीपीपी दिया हुआ है, डीपीपी यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। डीपीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, युग्मक के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मादा में निश्चय होता है, अंतः होता है या बाह्य होता है? जरूर बताइएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। अंतर निश्चय को क्या कहते हैं? अंदर निश्चय होता है, इसको इन विवो कहते हैं, और बाह्य निश्चय को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण किस विधि से? श्रमिक मधुमक्खी नहीं होगा, यहाँ पे नर मधुमक्खी होगा। नर मधुमक्खी का निर्माण किस विधि से होता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नर मधुमक्खी निर्माण किस विधि से होता है? नर मधुमक्खी निर्माण पार्थिनोजेनेसिस से होता है। किससे होता है? अनिषेक जनन से होता है। ठीक, क्वेश्चन बहुत घुमा कर पूछ रहा है, बिहार बोर्ड घुमा कर पूछ रहा है, इंग्लिश का टॉपिक ले रहा है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है। इंग्लिश ध्यान जरूर दीजिएगा। अंतर्निषेचन में नर युग्मक की मात्रा अधिक होता है या कम होता है? यानी शरीर के अंदर होने वाले निषेचन में युग्मक की मात्रा
कम होता है या अधिक होता है? क्या बताया था? कम होता है। जबकि बाह्य निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक की मात्रा मादा युग्मक की मात्रा अधिक होता है, जबकि इन विवो फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक की मात्रा कम होता है। नहीं, अंतर निषेचन में नर युग्मक की मात्रा अधिक होता है, यानी नर युग्मक अंतर निषेचन में नर युग्मक की मात्रा अधिक होती है या कम होती है? यानी अधिक होती है नर युग्मक की मात्रा। क्यों अधिक होती है? क्योंकि 3 चैप्टर में इसको पढ़ना है। क्योंकि क्यों अधिक होती है बता देता हूँ। क्योंकि मादा योनि के अंदर अधिक पदार्थ होता है, अधिक अम्ल होता है, अन्य शुक्राणु को पहुंचने नहीं देता है अंडाशय पर, इसलिए अधिक युग्मक की आवश्यकता होती है। अधिकांश शुक्राणु मृत हो जाता है, युग्मक में जाते हैं, अधिकांश शुक्राणु क्या हो जाता है? मृत हो जाती है। और खास बात इसमें एक है, क्योंकि निषेचन होता है तो केवल एक ही स्पर्म से होता है। ठीक, इसके आगे आपको टॉपिक आएगा, 3 चैप्टर में टॉपिक आएगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, चलिए इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, 3 चैप्टर में बात इसके बारे में करेंगे। निषेचन के बाद कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? निषेचन के बाद कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? निषेचन के बाद क्या कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? गैमेट या जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जाइगोट, ZYGOT जाइगोट। ठीक, अब निषेचन 5 घटना है यहाँ पे देख लीजिए। युग्मनज समसूत्री विभाजन करता है। युग्मनज कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री। जबकि युग्मक अर्धसूत्री विभाजन करता है। निषेचन 5 घटना। निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं निषेचन 5 घटनाएं कहलाता है। निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है वो निषेचन 5 घटनाएं कहलाता है। निषेचन से पहले क्या होता है? नर युग्मक यानी किशोरावस्था में आता है, तो उसके बाद क्या होता है? युग्मक का निर्माण होना शुरू होता है। उसके बाद जब परिपक्व हो जाता है, 18 वर्ष हो जाता है, तो निषेचन करता है। निषेचन करने के बाद इमेज का निर्माण होता है। इमेज का निर्माण होने के बाद क्या होता है? इसी को निषेचन 5 घटनाएं कहलाता है। ठीक, इन 5 घटनाएं में क्या होता है आगे बताता हूँ। निषेचन 5 घटनाएं। युग्मनज कोशिका विभाजन करके वृद्धि करता है तथा वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है। निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। इस दुनिया में युग्मक का निर्माण होगा तो वह अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा, और इस दुनिया में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा तो समसूत्री विभाजन होगा। यानी आप लोगों को एग्जाम में ऐसे पूछेगा, युग्मक में कौन सा विभाजन होता है? तो युग्मक में क्या बताइएगा? युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि युग्मनज जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है। जाइगोट में कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है, जबकि युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। युग्मक अर्धसूत्री जबकि युग्मनज समसूत्री। युग्मनज कोशिका विभाजन करके वृद्धि करता है और एक विकासशील बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है। इसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो। भ्रूण पता है भ्रूण क्या होता है? भ्रूण बच्चा होता है। ठीक, युग्मनज कोशिका विभाजन करके वृद्धि करता है और एक विकासशील बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा 3 चैप्टर में। ठीक, ये चैप्टर यदि पढ़े रहिएगा तो अधिक समझ में आएगा 3 चैप्टर। ठीक, इसलिए यहाँ पे निषेचन 5 घटनाएं में सभी लैंगिक चयन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन या निषेचन के बाद त्रिगुणित मतलब युग्मनज जाइगोट बनता है। वह युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, युग्मनज का विकास जीव के जीवन चक्र पर आधारित होता है। निम्न वर्ग के जीव जैसे शैवाल तथा कवक में युग्मनज अपने चारों ओर एक आवरण या मोटी भित्ति बना देता है जो इसको सूखने से बचाता है। बाह्य आवरण बन जाता है
सूखने से बचाता है, जिससे शैवाल में, कवक में आदि में आवरण बना देता है। अंडा में अंडा होता है, उनमें से बाहर होता है। इसके बारे में बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। बाह्य निषेचन जल में होता है और बाह्य निषेचन में यूग्नज के चारों ओर एक आवरण बना होता है, इससे सूखने से बचाता है। निम्न जीवों को देखने को मिलता है: मेढक, शैवाल और कवक। चलिए बताते हैं। मेढक, शैवाल, कवक में बाह्य देखने को मिलता है। यहाँ पे अनप्रजक सजीव प्रजक इसमें मिलेगा। अनप्रजक सजीव प्रजक में ये देख लेते हैं दोस्तों। उच्च वर्ग के जीवों में यूग्नज बढ़ने के तुरंत बाद विभाजन करना प्रारंभ कर देता है तथा भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है तथा भ्रूण बनने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाता है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक। जंतुओं में या प्राणियों में भ्रूणोद्भव का वर्णन। एक अनप्रजक होता है, एक सजीव प्रजक होता है। भ्रूणोद्भव दो प्रकार से होता है, मतलब भ्रूण 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 विकसित होता है दो प्रकार से। एक अनप्रजक से विकसित होता है ओविपेरस, एक विविपेरस। सजीव प्रजक में भ्रूण कैसे विकसित होता है, अनप्रजक में भ्रूण कैसे विकसित होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जिस जीवों में कान ना हो, यहाँ पे देख लीजिए, जिस जीव में कान ना हो वह अनप्रजक होगा। जैसे में मुर्गी में कान होता है? नहीं होता है, वह अनप्रजक। जिस जीव में कान होता है वह सजीव प्रजक होगा। जिस जीव में कान न हो तो वह अनप्रजक कहलाता है। जैसे में छिपकली, मुर्गी आदि। छिपकली, मुर्गी, ये क्या है? अनप्रजक होता है। और सजीव प्रजक में जैसे में मानव, गाय, भैंस, बिल्ली, इस सब में कान होता है। ये क्या होता है? सजीव प्रजक होता है। पता चल जाएगा अनप्रजक कौन है, सजीव प्रजक कौन है, इस बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मुर्गी में निषेचन शरीर के अंदर होता है, लेकिन भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर कैल्शियम के आवरण में हुआ है, जिसे अंडा कहते हैं। यदि मुर्गी में निषेचन शरीर के अंदर होता है, लेकिन भ्रूण इम्ब्रियो का विकास शरीर के बाहर होता है, जो क्या कहते हैं, जिसे अंडा कहा जाता है, जो कैल्शियम युक्त आवरण से बना होता है। हथिनी में निषेचन शरीर के अंदर होता है, लेकिन भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। हथिनी बच्चे को जन्म देता है। जन्म देने वाले जीव प्रसव कहलाएगा। ठीक। जबकि मुर्गी में निषेचन होगा लेकिन अंदर होगा, लेकिन जो भ्रूण का विकास होगा तो बाहर होता है, शरीर के बाहर, तो क्या कहलाता है? अंडप्रजक कहलाता है। यहाँ पे बताया गया है जंतुओं में भ्रूण अंडप्रजक। अंडप्रजक क्या होता है? अंडप्रजक क्या होता है? इस प्रकार के जीवों में यूग्नज का विकास मादा शरीर के बाहर एक कठोर कैल्शियम युक्त आवरण के अंदर होता है, जिसे अंडा कहा जाता है, जो निश्चित अवधि के बाद परिपक्व होने के बाद टूट जाता है और इससे शिशुओं का जन्म होता है। जैसे मेढक, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ, मुर्गी अनप्रजक का उदाहरण है। जो पूछेगा अनप्रजक का में कौन सा है, तो मेढक, मछली, छिपकली, मगरमच्छ, मुर्गी अनप्रजक होता है। अनप्रजक में क्या होता है? इस प्रकार के जीवों में वंश के विकास एक मादा शरीर के अंदर नहीं होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। कहाँ बाहर होता है? कठोर कैल्शियम युक्त आवरण के अंदर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अंडा कहते हैं। ठीक। वह अनप्रजक कहलाता है, जो निश्चित होने के बाद टूट जाता है। ठीक। जिससे शिशु का जन्म होता है। अनप्रजक का उदाहरण कौन कौन है? मेढक, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ, मुर्गी। पहचानने की तरीके क्या बताएं? जिसमें कान ना हो। अधिकांश जीवों में नहीं मिलेगा, अपवाद में कुछ होगा, लेकिन अधिकांश जीवों में जिस जीव में कान ना हो वह अनप्रजक के अंतर्गत आता है। मेढक में कान होता है? नहीं होता है। सर्प में कान होता है? नहीं होता है। छिपकली में कान होता है? नहीं होता है। मगरमच्छ में कान होता है? नहीं होता है। मुर्गी में कान होता है? नहीं होता है। इसलिए यह अनप्रजक का उदाहरण है। ठीक। एग्जाम में देखने को मिल सकता है इनमें से कौन अनप्रजक है, तो क्या बताइएगा? मेढक, मछली, छिपकली, मगरमच्छ। ठीक। सजीव प्रजक, अब सजीव प्रजक में चर्चा कर लेता हूँ। इस प्रकार के जीव में मादा शरीर के अंदर ही ऊमेज का विकास होकर भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद प्रसव होता है, प्रसव के संतान का जन्म होता है। सजीव प्रजक में क्या होता है? अनप्रजक में क्या होता था? अनप्रजक में निषेचन तो मादा शरीर के अंदर होगा, लेकिन जो भ्रूण का विकास होगा वो कैल्शियम युक्त आवरण के अंदर होगा। लेकिन सजीव प्रजक में क्या होगा? निषेचन मादा शरीर के अंदर ही होगा,
भ्रूण का विकास मानव शरीर के अंदर ही होता है। इसके बाद जब विकसित हो जाता है तो प्रसव के दौरान संतान का जन्म होता है। ठीक। सजीव प्रजनक जीवों के संतान में जीवित रहने की संभावना अन्य प्रजनक जीवों के संतान से अधिक होता है। यानी जो सजीव प्रजनक जीव होता है, सजीव प्रजनक, उस जीवों के संतान में जीवित रहने की संभावना अन्य प्रजनक जीवों के संतान से अधिक होता है। तो अन्य प्रजनक जीवों में जो अंडा होता है, उस अन्य प्रजनक जीवों में अंडा होता है, उसमें बच्चा रहता है, तो लोग क्या करता है, अंडा को खा जाता है। जबकि सजीव प्रजनक में जो अंडा रहता है वो मानव शरीर के अंदर ही होता है, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक। लेकिन अन्य प्रजनक में कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सजीव प्रजनक में कोई दूसरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक। इसलिए सजीव प्रजनक जीव के संतान में जीवित रहने की संभावना अन्य प्रजनक जीव के संतान से अधिक होता है, क्योंकि सजीव प्रजनक जीव शिकारी से बचे रहते हैं। उदाहरण में गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, बंदर इत्यादि। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, जबकि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। हर बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, युग्मक आएगा तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी बनेगा? 23। युग्मक के जहाँ बात होगा वहाँ 23, जहाँ शरीर का बात होगा, जहाँ कोशिका का बात होगा वहाँ 46। ठीक। जहाँ कोई नर युग्मक हो, कोई मादा युग्मक हो, कोई भी हो, लेकिन युग्मक का बात आए तो वहाँ 23 गुणसूत्र ऑप्शन में लगेगा। ठीक। शरीर की बात आए, यहाँ कोशिका का बात आए वहाँ 46। पौधों में भ्रूणरोग फूल के केसर में नर युग्मक बनता है, फूल के स्त्री केसर में मादा युग्मक बनता है। कैसे बनता है इसके बारे में 2 में चर्चा करूंगा। ठीक। आप देख लीजिए, कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। पुष्पी पौधे में युग्मक अंडाशय के अंदर बनता है, संश्लेषण के बाद यह विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। अंडाशय भी साथ साथ विकसित होकर फल का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है ये पढ़ेंगे। DPP7 जरूर सोल्व कीजिएगा। जैसे में दिया हुआ है, विकसन के बाद होने वाली घटनाएं को क्या कहते हैं, भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, कुछ सजीव प्रजनक जीवों के नाम लिखिए। सजीव प्रजनक जीवों के नाम कौन कौन होता है, किस प्रकार के जीवों में संतान की जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, किस प्रकार के जीवों में सजीव प्रजनक होता है या अन्य प्रजनक होता है, ये जरूर बताइएगा कमेंट में। निषेचन के बाद अंडाशय के पौधे में किस संरचना में प्रदर्शित होता है, निषेचन के बाद अंडाशय के पौधे में किस संरचना में प्रदर्शित होता है। ठीक। ये बनाइएगा। DPP मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक शब्द क्या समझते हैं, भी पूछता है, एक भी पूछता है। उदाहरण जरूर देखिएगा। ऐसा पादप, मोनोकार्पिक क्या होता है, ऐसा पादप जिसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आता है उसे मोनोकार्पिक पौधा कहलाता है, मोनोकार्पिक कहलाता है। गेहूं, धान, मटर, चना, बांस इत्यादि मोनोकार्पिक का उदाहरण है। एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, इनमें से कौन मोनोकार्पिक का उदाहरण है, इनमें से कौन सा पुष्प, किस पुष्प में पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प आता है, किस पादप में पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आता है। तो मोनोकार्पिक पौधे में किस पुष्प में यानी किस पौधे में पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प आता है, इनमें से कौन सा पौधा है। तो क्या बताइएगा, गेहूं, धान, मटर, चना, बांस इत्यादि। ठीक। उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा इसका, भी पूछता है। ठीक। पॉलीकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक ऐसा पदार्थ जिसमें पूरे जीवन काल में कई बार पुष्प आता है उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। पॉली मतलब अधिक, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से अधिक पॉली कहलाता है, जो कि मोनो मतलब एक बार आता है। गुलाब, आम, जामुन, लीची इत्यादि। कैसे बताता हूँ। आम का पेड़ होता है जो पूरे जीवन काल में, ऐसा पादप जिसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आता है उसे पॉलीकार्पिक कहलाता है। यानी साल भर में केवल एक बार आम आता है। ठीक। साल भर में एक बार, इसलिए पॉलीकार्पिक होता है। और गेहूं जो साल भर में नहीं आता है, गेहूं साल भर में नहीं आता है, धान भी साल भर में नहीं होता है, चना भी साल भर में नहीं होता, बांस भी साल भर में कई बार पुष्प आता है इसमें। जबकि गुलाब, आम, जामुन, लीची इसमें ये केवल
सॉरी 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 गलत बता दिया, सॉरी 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 सॉरी। मनोकार्पिक ऐसा पादप जिसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आता है, यानी पूरे जीवन काल में अपने एक बार ही पुष्प देता है, उसके बाद पुष्प नहीं देता है, उसे मनोकार्पिक कहते हैं। जैसे में गेहूं, धान, मटर, चना, बांस इत्यादि। गेहूं एक बार लगा देते हैं तो इसको काट देते हैं, इसको जीवन काल ही हटा देते हैं। गेहूं लगा देते हैं, ठीक, धान लगा देते हैं, मटर लगा देते हैं, चना लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं, इसमें एक बार पुष्प आता है, उसके बाद बीज हो जाता है, बीज बन जाता है गेहूं, इसको काट लेते हैं, पूरा इसको समाप्ति कर देते हैं तो मनोकार्पिक कहलाता है। तो केवल एक बार ही पुष्प आता है। इसी तरह पॉलीकार्पिक में क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें पूरे जीवन काल में कई बार पुष्प आता है, उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। गुलाब, आम, जामुन, लीची इत्यादि। यानी पॉलीकार्पिक में कई बार आता है, यानी बताता हूँ, आम का पेड़ होता है जो हमेशा पुष्प देता है, जब तक जीवन काल इसका रहता है, जब तक पुष्प देता है तब तक यह फल देता है। लेकिन मोनोकार्पिक पौधा है जैसे गेहूं, धान, मटर, इसको एक बार लगा लेने के बाद इसको काट लेते हैं। लेकिन पॉलीकार्पिक में क्या होता है, एक बार लगाने इसको काटते नहीं है, ये कई बार पुष्प देता है, कई बार फल देता है, लेकिन कई बार हम लोगों को अनाज देता है, कई बार ये पुष्प देता है, ठीक। लेकिन मोनोकार्पिक में एक बार इसको पौधा को लगा लेते हैं, गेहूं को, दूसरी बार इसका जीवन काल समाप्त कर देते हैं। लेकिन पॉलीकार्पिक में एक बार लगा लेने के बाद कई वर्षों तक ये पुष्प देता है, जब तक ये सूखेगा नहीं, जब तक इसको हटाएंगे नहीं, ठीक। ऐसा करते हैं, समझ में आएगा। मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक नहीं समझ आएगा तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसके गलत बता दिए थे, ठीक, इसलिए सॉरी। अभी जो बताया हूँ वो सही बताया हूँ। मोनोकार्पिक में केवल एक बार पुष्प आता है, लेकिन पॉलीकार्पिक में कई बार पुष्प आता है, ठीक। बांस में 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प आता है, इसके बाद पादप की मृत्यु हो जाती है। बांस का जो पौधा होता है ना, 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प ही देता है, इसके बाद बांस का पौधा मृत्यु हो जाता है। बांस की तरह दूसरा पौधा, इंपोर्टेंट पॉइंट, बांस की तरह दूसरा पौधा है स्ट्रोबेलैंथस या कुंथियाना, जिस नीला कुरिंजी भी कहते हैं। नीला कुरिंजी कहा जाता है। यह 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प आता है, यह मोनोकार्पिक है। इनसे पूछेगा कौन सा पुष्प है जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प आता है, कौन सा पादप है जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प आता है, तो क्या बताएगा, ऑप्शन दे देगा, या ऑप्शन में ए दे देगा स्ट्रोबिलेंथस, या कुंथियाना ऑप्शन दे देगा, या नीला कुरिंजी दे देगा, ठीक। तो ऑप्शन में क्या लगेगा, इनमें से कोई दे देगा, तीनों में से, तो कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा तीनों में से, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन में लगा दीजिएगा, ठीक। ऐसे पूछ देगा कुंथियाना मोनोकार्पिक पादप है या पॉलीकार्पिक पादप है। तो आप लोगों को पता है कि 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प आता है, तो एक बार पुष्प आएगा तो मोनो हो जाएगा, और कई बार पुष्प आएगा तो पॉली हो जाएगा। पॉली मतलब अधिक बार, ठीक। जीव में लैंगिकता, इसको तो जीव में लैंगिकता के बारे में पढ़ेंगे 3 चैप्टर में, अधिक समझ में आएगा, लेकिन देख लीजिएगा, नरयुग्मक और मादायुग्मक, ठीक। जंतु मतलब जंतु में एक लिंगी होता है त्रिलिंगी। जंतु में दो प्रकार के लिंग होता है, एक लिंग होता है, दो लिंग होता है। लिंगी जीव क्या होता है, सदी ऐसा जीव जिनमें नर व मादा अलग अलग हो, अर्थात नर व मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनता हो, वह एक लिंगी कहलाता है। यानी ऐसा जीव जिनमें नर व मादा अलग अलग हो, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनता हो, यानी पुरुष में नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है, और फिर मादा में मादा युग्मक बनता है, अलग अलग शरीर में बनता है, ठीक। तो क्या कहलाता है, एक लिंगी जीव होता है, जैसे मानव, गाय, भैंस, सर्प, पक्षी, भैंसी इत्यादि। इस क्या होता है, यह एक लिंगी जीव होता है। जबकि द्विलिंगी जीव ऐसा जीव जिनमें नर व मादा युग्मक
जनक के अंदर एक ही शरीर पर होता है, यानी इसमें नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा, वह एक ही शरीर पर बनता है। ठीक, वह द्विलिंगी जीव कहलाता है। केंचुआ, जोंक, फीताकृमि, टैपवर्म क्या होता है? द्विलिंगी जीव होता है। ऐसे पूछ सकेगा इनमें कौन त्रिलिंगी जीव है? ऑप्शन में याद कर लीजिएगा, केंचुआ, जोंक, फीताकृमि, टैपवर्म इत्यादि। ठीक, ऑप्शन में जरूर याद करिएगा। पादप में लैंगिकता, पादप में बारे में तो 2 चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे पादप में लैंगिकता, पौधे में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही से पौधे में पाए जाते हैं उन्हें त्रिलिंगी कहते हैं। उदाहरण मक्का, नारियल, अड़हुल ये त्रिलिंगी पुष्प होता है। ठीक, एक लिंगी, जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर विद्यमान हो तो उन्हें एक लिंगी कहते हैं। जैसे खजूर, शहतूत, भांग, पपीता ये त्रिलिंगी पुष्प है। सबसे अधिक उदाहरण में पूछता है सबसे अधिक इनमें से कौन त्रिलिंगी पौधा है? तो क्या बताइएगा? पपीता। पपीता त्रिलिंगी पौधा है। पपीता ही पुष्प होता है। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। डीपीपी 8 सोल्यूशन कर लीजिएगा। पॉलीकार्पिक पौधा क्या होता है? मोनोकार्पिक पौधा क्या होता है? एक उदाहरण देकर बताया। लिंगी पुष्प कुछ उदाहरण बताया। केंचुआ किस प्रकार का जंतु है? एक लिंगी जंतु है या द्विलिंगी जंतु है? कोई बांस के पादप में, इसमें यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, मतलब कौन कौन सा कौन सा पुष्प है जो 12 वर्ष में कुल एक बार पुष्प आता है? यानी ऐसे पूछा बांस के पादप में, बांस के पादप मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक? बांस के पादप मोनोकार्पिक है, कार्पिक या पॉलीकार्पिक है? पॉलीकार्पिक है। आप लोग ऑप्शन में क्या लगेगा? बांस का पौधा क्या होता है? केवल एक बार पुष्प आता है। केवल एक बार पुष्प आएगा तो मोनो मतलब एक, पॉली मतलब अनेक। ठीक, ऐसा याद कर लीजिएगा। कवक मृतजीवी भोजन होता है जो मरे हुए जीवों को खाता है। तो 10th क्लास का टॉपिक है, देख लीजिएगा। ये तो याद ही होगा। ठीक, मध्य चक्र और रज चक्र क्या होता है? मध्य चक्र तथा रज चक्र ऋतु स्त्राव। रज चक्र को ऋतु स्त्राव भी कहते हैं, जिसे पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स, इस पीरियड्स के बारे में चर्चा करूंगा 3 चैप्टर में। रज चक्र किसमें होता है? रज चक्र होता है मानव में होता है। ऋतु स्त्राव किसमें होता है? मानव में होता है। मानव किसमें? मादा में होता है। मध्य चक्र होता है किसमें? तो मध्य चक्र होता है गाय, भैंस, बिल्ली में होता है। स्तनधारी क्या होता है? ऐसा जीव जो नवजात शिशु को दूध पिलाता है वह स्तनधारी कहलाता है। नवजात शिशु को स्तनपान कराता है वह स्तनधारी कहलाता है। जैसे मानव, कंगारू, भैंसी, गाय, चमगादड़ इत्यादि, यह होता है स्तनधारी। और स्तनधारी को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो स्तनधारी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राइमेट, एक होता है नॉन प्राइमेट या अप्राइमेट या अर्ध प्राइमेट। ठीक, प्राइमेट स्तनधारी, अप्राइमेट स्तनधारी क्या होता है? एग्जाम में पूछ सकता है या इसका उदाहरण पूछ सकता है। ठीक, प्राइमेट में मस्तिष्क की क्षमता अधिक विकसित होती है, यानी प्राइमेट मस्तिष्क की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है। अप्राइमेट मस्तिष्क की क्षमता ज़्यादा विकसित नहीं होती है। प्राइमेट में वर्ष पर जनन होता है लेकिन अप्राइमेट में वर्ष पर जनन नहीं होता है। प्राइमेट का उदाहरण जैसे मानव, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर इत्यादि, ये होता है प्राइमेट। जबकि गाय, भैंसी, बकरी, बिल्ली ये सब अप्राइमेट होता है। प्राइमेट का उदाहरण कौन कौन होता है? मानव, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर इत्यादि, ये प्राइमेट स्तनधारी होता है। किसी एग्जाम में इनमें कौन प्राइमेट स्तनधारी है? तो क्या बताइएगा? मानव, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर इत्यादि। प्राइमेट स्तनधारी को पहचानने का एक तरीका बताता हूँ। जो स्तनपान कराता है वो प्राइमेट स्तनधारी आएगा। जो नहीं, प्राइमेट को पहचानने का तरीका जिसमें ऋतु स्त्राव होता है। प्राइमेट को पहचानने का तरीका ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ऋतु स्त्राव होता है जिनमें ऋतु स्त्राव होता है, पीरियड्स होता है, वह प्राइमेट स्तनधारी के अंतर्गत आएगा। जिनमें ऋतु स्त्राव नहीं होता है वह अप्राइमेट स्तनधारी होता है। मानव में ऋतु स्त्राव होता है। मानव का अंश चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर ये मानव का अंश होता है, इसलिए यह
प्राइमेट स्तनधारी के अंतर्गत आएगा, जिसमें ऋतु स्त्राव नहीं होता है। जैसे गाय में ऋतु स्त्राव होता है, नहीं होता है, ये होता है अप्राइमेट स्तनधारी में आएगा। ठीक, रज चक्र, ऋतु स्त्राव, मासिक चक्र, पीरियड्स का वर्णन यहाँ पे देख लीजिए। आगे तो जीव में देखिएगा, मानव में ये सभी जीव में बता रहा है। ठीक, रज चक्र, ऋतु स्त्राव, मासिक चक्र के बारे में बताता हूँ। प्राइमेट में प्रत्येक महीने, प्राइमेट स्तनधारी कौन कौन होता है? मानव होता है, गोरिल्ला होता है, बंदर होता है, चिंपांजी होता है। प्रत्येक महीने एक अंडाणु या मादा युग्मक का निर्माण होता है और गर्भाशय में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रज चक्र कहते हैं। ऋतु स्त्राव प्राइमेट स्तनधारी में पाया जाता है, जैसे बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, मनुष्य। इसे पूछ सकता है कौन प्राइमेट स्तनधारी है। फिर ऐसे पूछ सकता है ऋतु स्त्राव किस स्तनधारी में पाया जाता है, तो कह देगा प्राइमेट स्तनधारी में पाया जाता है। ठीक, ऋतु स्त्राव चक्र में एंड्रोमेट्रियम टूटकर मासिक स्त्राव के रूप में रक्त के साथ योनि मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। जब फिर रक्त स्त्राव के दौरान लैंगिक संसर्ग या शारीरिक संबंध नहीं होता है। ऋतु स्त्राव प्रत्येक महीने व वर्ष भर होता है। ऋतु स्त्राव प्रत्येक महीने होता है, हर महीने होता है। ऋतु स्त्राव 28 दिन और वर्ष भर होता है। मध्य चक्र के बारे में बताता हूँ। मध्य चक्र का वर्णन। मध्य चक्र में मासिक स्त्राव नहीं होता है, मासिक चक्र उसमें नहीं होता है। मध्य चक्र में गाय, भैंस, बिल्ली में मासिक चक्र नहीं होता है, यानी पीरियड्स नहीं होता है। मध्य चक्र में एस्ट्रोमेटियम नामक पदार्थ उत्सर्जित होकर पुनः अवशोषित हो जाता है और मध्य चक्र में लैंगिक संसर्ग केवल मध्य यानी गर्मी की अवधि में ही होता है। मध्य चक्र में लैंगिक संसर्ग केवल मध्य यानी गर्मी की अवधि में ही होता है। मध्य चक्र अप्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी इत्यादि। अप्राइमेट में वर्ष भर जनन नहीं होता है। अप्राइमेट में वर्ष केवल 2 या 2 से अधिक बार होता है। ठीक, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में कौन अप्राइमेट स्तनधारी है। मध्य चक्र को कौन सा उदाहरण, मत्स्य चक्र का उदाहरण में से कौन है, क्या बताइएगा? गाय, भैंस, बिल्ली। रज चक्र के उदाहरण कौन है, तो रज चक्र के उदाहरण कौन है, तो रज चक्र के उदाहरण मानव हो जाएगा, गोरिल्ला हो जाएगा, चिंपांजी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा इत्यादि। रज चक्र का उदाहरण है। रज चक्र किस स्तनधारी में पाया जाता है, तो प्राइमेट स्तनधारी में पाया जाता है। जबकि मध्य चक्र किस स्तनधारी में पाया जाता है, मध्य चक्र अप्राइमेट स्तनधारी में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे डीपीपी सोल्यूशन कर लीजिएगा। प्राइमेट के कुछ उदाहरण बताया। मत्स्य किसमें पाया जाता है, मानव में किस प्रकार का लैंगिक चक्र पाया जाता है, गाय किस प्रकार का स्तनधारी है, पादप में लैंगिक जन्म की अवस्था को क्या कहते हैं। डीपीपी जरूर सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब कुछ नोट्स में देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, नोट समाप्ति हो चुका है चैप्टर 1 का। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए इस चीज का नोट में युग्मक का निर्माण अर्थसूत्री वायन से होता है। जहाँ युग्मक का बात आया वहाँ अर्थसूत्री वायन। ठीक, युग्मनज का निर्माण समसूत्री वायन से होता है। युग्मक अर्थसूत्री वायन से, जबकि युग्मनज समसूत्री वायन से होता है। ठीक, जिसमें गुण सूत्र जोड़े में ना हो वो अगुणित कहलाता है। युग्मक अगुणित होता है। युग्मक क्या होता है, युग्मक अगुणित होता है। युग्मक को हैप्लॉइड भी कहते हैं। इनमें से पूछेगा आप लोग से कि इनमें कौन अगुणित होता है। ऑप्शन दे देगा युग्मक, ऑप्शन दे देगा युग्मनज। ठीक, आप लोग क्या टिक लीजिएगा, तो युग्मक जानते हैं युग्मक अगुणित होता है, जबकि युग्मनज क्या होता है, तो युग्मनज द्विगुणित होता है। और युग्मक अगुणित होता है, और युग्मक अगुणित होता है, जबकि युग्मनज द्विगुणित होता है। जैसे पूछेगा कुछ कौन है प्लाइड है, इनमें से कौन है प्लाइड है, जानते हैं अगुणित को हैप्लॉइड भी कहते हैं, द्विगुणित को ट्रिप्लॉइड भी कहते हैं, डिप्लॉइड भी कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है, द्विगुणित इनमें से कौन डिप्लॉइड है, तो क्या बताइएगा? युग्मनज डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। और युग्मनज डिप्लॉइड होता है और युग्मक हैप्लॉइड होता है। अगुणित को हैप्लॉइड कहते हैं, द्विगुणित को डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट पादप में अगुणित गुण जोड़े में नहीं होता है। यानी शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, पौधे में अगुणित होता है। इसमें गुणसूत्र अगुणित होता है, जोड़े में नहीं होता है, अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड को क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। ठीक, उच्च श्रेणी के
उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय में होता है? तो युग्मक बनते समय होता है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? युग्मक बताया था आप लोगों को, युग्मक हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऐसे एक गुणक, इसका आंसर सही ये हो जाएगा। वही पूछेगा युग्मनज, युग्मनज सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो युग्मनज क्या बताइएगा? तो युग्मनज डिप्लॉइड बताइएगा। डिप्लॉइड बताइएगा। ठीक। शुक्राणु नर युग्मक होता है, जबकि अंडाणु मादा युग्मक होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक। ये चैप्टर 1 का नोट्स पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर 2 का नोट्स बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए देखिए इम्पोर्टेंट है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 से नोट कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक। जरूर देख लीजिएगा चैप्टर 1 नोट्स पूरा एक बार और जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके बाद, जिसमें ऑब्जेक्टिव की चर्चा करूंगा चैप्टर 1 का पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव। यदि आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक। पीवाईक्यू लाऊंगा जिसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक। फिर मिलते हैं जिसमें चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।